नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धनंजय श्रीवास्तव महाभारत ज्ञान कथा के 8वें एपिसोड में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। कथा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे पिछले सारे एपिसोड नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, तभी यह एपिसोड और महाभारत ज्ञान कथा आपको समझ में आएगी। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको महाभारत कथा प्रारंभ से सुनने और समझने को मिलेगी, इसलिए किसी भी एपिसोड को मिस न करें। प्रत्येक एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नियोग विधि से महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। नियोग विधि क्या होती है, इसे कैसे प्रयोग में लाया जाता है, इसका विस्तृत वर्णन मैं आपको बताता हूँ। हमारे शास्त्रों में अथवा स्मृतियों में दिए गए वर्णन के अनुसार यदि किसी स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है या पति की अकाल मृत्यु हो जाती है, इस स्थिति में यदि स्त्री अपने वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए संतान की चाहत रखती है तो वह स्त्री अपने पति के भाई अथवा किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण अथवा उच्च कोटि के व्यक्तित्व वाले ज्ञानी पुरुष के साथ समागम करके संतान प्राप्त कर सकती है। ब्राह्मण धर्म अथवा हिंदू प्रथा के अनुसार नियोग विधि को करने के लिए नियुक्त पुरुष तपस्वी व्यक्ति होना चाहिए। इस प्रक्रिया को नियोग विधि कहते हैं। साथियों, नियोग विधि को अपनाते वक्त निम्न नियम का पूरा होना जरूरी होता है। प्रथम नियम, नियोग विधि को अपनाने से पहले उस स्त्री की सहमति लेना अनिवार्य होता है। यदि स्त्री अपनी सहमति देती है तभी नियोग विधि को अपनाया जा सकता है। दूसरा नियम, कोई भी महिला इस प्रथा का पालन केवल संतान प्राप्ति के लिए ही करेगी, न कि आनंद के लिए। तीसरा नियम है, नियोग विधि को करने के लिए नियुक्त पुरुष केवल धर्म के पालन के लिए ही इस प्रथा को निभाएगा। उसका धर्म यही होगा कि वह उस स्त्री को संतान प्राप्ति करने में मदद कर रहा है। चौथा नियम, इस प्रथा में जन्मा बच्चा वैध होगा और विधिक रूप से वो बच्चा पति पत्नी का होगा, न कि नियोग विधि को अपनाने वाले व्यक्ति का। पांचवा नियम, नियोग विधि को अपनाने वाला पुरुष उस बच्चे के पिता होने का अधिकार नहीं मांगेगा और भविष्य में बच्चे से कोई रिश्ता भी नहीं रखेगा। छठा नियम है, इस प्रथा का दुरुपयोग न हो इसलिए पुरुष अपने जीवन काल में केवल 3 बार ही इस नियोग विधि का पालन कर सकता है। सातवां नियम, इस कर्म को धर्म का पालन समझा जाएगा और इस कर्म को करते समय नियुक्त पुरुष और पत्नी के मन में केवल धर्म ही होना चाहिए, वासना और भोग विलास नहीं। पुरुष धर्म और भगवान के नाम पर यह कर्म करेगा और पत्नी इसका पालन केवल अपने और अपने पति के लिए संतान पाने के लिए करेगी। साथियों, 8वां नियम है, स्त्री और पुरुष के शरीर पर जड़ी बूटी और घी इत्यादि का लेप लगा दिया जाएगा, जिससे स्त्री और पुरुष के मन में एक दूसरे के प्रति काम वासना पैदा न हो। साथियों, प्राचीन काल में प्रयोग में लाए जाने वाले इस नियोग विधि को आज के समय के IVF टेक्निक अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें स्त्री के मैच्योर एग को पुरुष के स्पर्म के साथ निषेचन लेबोरेटरी में कराया जाता है। तत्पश्चात फर्टाइल एग को स्त्री के गर्भ में प्रवेश करा दिया जाता है और इस तरह स्त्री अपने गर्भ से संतान उत्पन्न करती है। मित्रों, महाभारत ज्ञान कथा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप पाएंगे कि आगे भी इस नियोग विधि का प्रयोग महाभारत में हुआ है। हमारे भारतीय इतिहास में भी आपको कई राजाओं महाराजाओं की कहानियाँ मिलेगी जिन्होंने अपनी वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए नियोग विधि का सहारा लिया है।
नियोग विधि पर आधारित कई फिल्में भी भारतीय सिनेमा जगत में बनाई गई हैं, जैसे मराठी फिल्म अनाहत, हिंदी फिल्म एकलव्य द रॉयल गार्ड और 1989 की फिल्म ऊंच नीच में नियोग प्रथा दिखाई गई है। मित्रों, तो इस एपिसोड में हमने देखा कि प्राचीन काल में कैसे वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए नियोग विधि का प्रयोग किया जाता था। यह परंपरा भारतवर्ष के कई हिस्सों में आज भी देखी और सुनी जा सकती है। मित्रों, तो इस एपिसोड में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत ज्ञान कथा के अगले एपिसोड में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।